नमस्कार साथियों, सर्वा क्लासेज में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं आज की क्लास इन्हीं शब्दों के साथ में कि बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर। टूट जाता है हर शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर। इन्हीं ओजस्वीपूर्ण वाणी के साथ में, इन्हीं शब्दों के साथ में, इन्हीं विचारों के साथ में आज अपनी क्लास कक्षा 12 जो है उसका अध्याय 5 उसका टॉपिक प्राथमिक क्रियाएं विस्तार से अपन अध्ययन करेंगे। तो सभी साथी आपके अपने सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल जो है उस चैनल के साथ जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और अन्य साथियों को शेयर भी कर दें। अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो आपका चैनल जो है आपके अधिक से अधिक साथियों को शिक्षा प्रोवाइड करेगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले देखते हैं आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। जब बात आर्थिक क्रिया की आती है तो वे क्रियाएं मुख्य रूप से आर्थिक क्रिया कहलाती है जिनसे व्यक्ति विशेष को आय की प्राप्ति होती है। तो मुख्य रूप से आय जिन क्रियाओं से होती है वो सभी क्रियाएं, वो क्रियाकलाप, वो कार्य जिनसे आय होती है उसको अपन आर्थिक क्रिया में शामिल करते हैं। मुख्य रूप से कक्षा 12 की बुक जो अपनी दे रखी है उसमें 4 प्रकार की आर्थिक क्रियाओं को शामिल किया गया है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। अब एक पंचम क्रियाकलाप और आता है, तो वो पंचम क्रियाकलाप है उसको मुख्य रूप से किसमें शामिल किया गया है? चतुर्थक क्रियाकलाप में ही शामिल किया गया है। कौन सा? पंचम क्रियाकलाप। तो पंचम क्रियाकलाप भी इसी चतुर्थ क्रियाकलाप का हिस्सा माना जाता है। अब प्राथमिक क्रिया में कौन सी क्रियाएं शामिल होती है? तो वो प्रक्रियाएं या वो आर्थिक क्रियाएं जो प्रकृति के सानिध्य में रहते हुए प्रकृति से प्राप्त या प्रकृति द्वारा प्रदत्त कच्चे माल का उपयोग करते हुए और प्रकृति पर निर्भर रहते हुए अपनी दैनिक आवश्यकताओं की आपूर्ति यदि अपन करते हैं तो हम कौन सी क्रिया कर रहे होते हैं? प्राथमिक क्रिया। यथा खनन कार्य, कृषि कार्य, पशुपालन, आखेट, संग्रहण। मुख्य रूप से 6 प्रकार की प्राथमिक क्रियाओं की चर्चा अपनी बुक में की गई है। दूसरे प्रकार की क्रिया कौन सी है? द्वितीयक क्रिया। द्वितीयक क्रिया किसे कहेंगे? यानी प्राथमिक क्रिया से प्राप्त कच्चे माल को तकनीकी सहायता से दूसरे उच्च मूल्यवर्धित माल में बदलने की प्रक्रिया मुख्य रूप से द्वितीयक क्रियाकलाप में शामिल की जाती है। इसके अंदर मुख्य रूप से निर्माण व विनिर्माण, निर्माण व विनिर्माण को शामिल किया जाता है। ठीक है। तृतीयक क्रियाकलाप यह मुख्य रूप से सेवा सेक्टर से संबंधित होता है और इसमें संपूर्ण सेवाएं शामिल होती है, चाहे वो शिक्षा, चिकित्सा, इसके अलावा लिपिक, इसके अलावा अभियंता, इसके अलावा धोबी, नाई, इलेक्ट्रीशियन, नलसाज, विभिन्न जो सेवाएं हैं सभी सेवाएं मुख्य रूप से तृतीयक क्रियाकलाप में शामिल की जाती है। इसके अलावा चतुर्थ क्रियाकलाप उसके अंदर आती सेवाएं हैं, लेकिन हाई लेवल की सेवाएं, मुख्य रूप से उच्च श्रेणी की सेवाएं, जिसमें साइंटिस्ट की बात करें, योजना निर्माता की बात करें तो वो हाई सेवाएं, नीति निर्धारक, किसी बड़ी कंपनियों के जो प्रबंधक, जो मैनेजर होते हैं, मैनेजमेंट की सेवाएं मुख्य रूप से चतुर्थक क्रियाकलाप में शामिल की जाती है। और उसी से भी हाइपर सेवाएं जो होती है वो पंचम क्रियाकलाप में शामिल होती है, जैसे किसी देश के लिए नीति निर्माण करना आदि आदि। तो मुख्य रूप से कक्षा 12 में 4 ही प्रकार है, 5वें प्रकार को चतुर्थक में शामिल किया गया है। ठीक है। फिर देखते हैं बारी बारी से। अरे किधर वापिस जा रहा है भाई? अब देखिए प्राथमिक क्रिया। प्राथमिक क्रिया तो मुख्य रूप से प्राथमिक क्रिया कौन कौन सी क्रियाएं इसमें शामिल है? तो वे क्रियाएं जो प्रकृति से प्राप्त संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते हुए की जाती है। ऐसी क्रियाएं जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधनों पर निर्भर होती है या प्रकृति के सानिध्य में रहते हुए जो क्रियाएं अपन करते हैं वो प्राथमिक क्रियाओं में शामिल की जाती है। यथा आखेट, यथा भोजन संग्रह, दोनों ही सबसे प्राचीन ज्ञात आर्थिक क्रियाएं मानी जाती है। प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं कौन सी है? आखेट और भोजन संग्रह। उसके बाद में कृषि करना, जिसके अपन यहां टाइप देखेंगे, कई प्रकार के टाइप देखेंगे।
मुख्य रूप से निर्वाह कृषि और व्यावसायिक कृषि। निर्वाह कृषि के फिर से अपन दो प्रकार देखेंगे, यानी निर्वाह कृषि देखेंगे और व्यावसायिक सहायक कृषि की चर्चा करेंगे। फिर निर्वाह के दो भाग अपन देखेंगे, एक तो आदिम निर्वाह कृषि की बात करेंगे और दूसरी गहन निर्वाह कृषि की बात करेंगे, है ना। विस्तार से इसकी चर्चा अपन करेंगे। इसी में अपन खनन की चर्चा करेंगे, इसी में अपन पशुपालन की चर्चा करेंगे। पशुपालन मुख्य रूप से दो प्रकार का देखेंगे अपन, ठीक है। एक का नाम होगा चलवासी पशुचारण और दूसरा अपन देखेंगे वाणिज्य पशुपालन। तो दोनों की चर्चा अपन विस्तार से, चलवासी और वाणिज्य की चर्चा विस्तार से अपन करेंगे। इसके साथ साथ में मत्स्य भी प्राथमिक क्रिया में शामिल किया जाता है, ठीक है। तो मुख्य रूप से 6 क्रियाएं यहाँ पे है, आखेट, भोजन संग्रह, कृषि, खनन, पशुपालन और मत्स्य। ये मुख्य क्रियाएं हैं जिसकी चर्चा अपन विस्तार से करेंगे। अगला बिंदु, आदिमकालीन समाज। आदिमकालीन समाज अपने जीवन निर्वाह के लिए अपने समीप के वातावरण पर निर्भर रहता था, क्योंकि आदिमकालीन समाज के पास में सीमित ज्ञान था। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके पास में सीमित ज्ञान होता था। मुख्य रूप से मनुष्य प्राकृतिक था और प्रकृति के सानिध्य में रहता था और उसके ऊपर निश्चयवाद का असर यानी प्रकृति का प्रभाव उसके ऊपर निश्चित था। आदिम समानव का जीवन यापन करण मुख्य रूप से 2 कार्यों से होता था, एक तो पशुओं का आखेट करना और जंगलों से कंदमूल संग्रह कंदमूल फल का संग्रह करना। इसका मतलब 2 प्राचीन क्रियाएं जैसे कि पशुपालन यानी पशुओं का शिकार करना, आखेट और संग्रहण, ये मुख्य रूप से प्राचीन क्रियाओं में शामिल की जाती है। प्राचीन ज्ञात आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी है? तो प्राचीन ज्ञात आर्थिक क्रियाओं की बात करें जिनके बारे में हमें पता है, तो भोजन संग्रह व आखेट मुख्य रूप से प्राचीन ज्ञात आर्थिक क्रियाओं में शामिल की जाती है। यह कार्य कठोर जलवायु वाले क्षेत्र में किया जाता है। कठोर जलवायु का मतलब यहां कौन सी जलवायु कठोर मानी जाती है? तो अति उष्ण, जहां वर्षा बहुत कम होती है, तापमान उच्च पाए जाते हैं। अति शीत, जहां पे टेम्परेचर न्यून पाए जाते हैं। ऐसे प्रदेश है जो कठोर जलवायु वाले माने जाते हैं। तो यहां पर मुख्य रूप से कौन सी? भोजन संग्रह और आखेट आर्थिक क्रियाएं की जाती है। आज भी ऐसे कई क्षेत्र विश्व में है, वहां पे कुछ जनजातियां हैं। जैसे अपन चर्चा कर लें अति शीत के अंदर एस्किमो जनजाति। एस्किमो जनजाति मुख्य रूप से आज भी अपने प्राचीन कार्यकलाप में संलग्न है। इसके अलावा बुशमैन जनजाति, बुशमैन उष्ण प्रदेश की बात कर लें तो बुशमैन जनजाति, यह भी मुख्य रूप से आज भी उसी प्राचीन आर्थिक क्रिया के रूप में अपना जीवन यापन कर रही है, ठीक है। जैसे अति शीत और अति आर्द्र प्रदेश, आर्द्र प्रदेश भी जो भूमध्य रेखीय प्रदेश है जहां पे अधिक वर्षा होती है, वो क्षेत्र भी मुख्य रूप से किसमें शामिल है? प्राचीन जो आदिम आर्थिक क्रिया है उसमें शामिल है, यही क्रिया वहां पे होती है। अगला बिंदु देखिए, अगला बिंदु है विश्व में भोजन संग्रह के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। जब भोजन संग्रह की बात आती है तो विश्व में इसके 2 प्रमुख क्षेत्र है। कितने क्षेत्र है? 2 प्रमुख क्षेत्र है। कौन कौन से 2 क्षेत्र है जहां मुख्य रूप से भोजन संग्रह किया जाता है? एक तो आता है उच्च अक्षांश के क्षेत्र। अब उच्च अक्षांश में अपन कहां चलेंगे? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर मुख्य रूप से उत्तरी कनाडा, उत्तरी कनाडा का क्षेत्र। उसके बाद में उत्तरी यूरेशिया, यूरोप और एशिया का उत्तरी भाग यानी एशिया का साइबेरिया, और दक्षिणी चिली, दक्षिणी अमेरिका का जो पश्चिमी तट है उसमें चिली का दक्षिणी क्षेत्र। ये तो पाए जाते हैं उच्च अक्षांश जहां पे मुख्य रूप से भोजन संग्रह किया जाता है। क्या किया जाता है? भोजन संग्रह किया जाता है। इसके अलावा निम्न अक्षांश यानी भूमध्य रेखीय प्रदेश के आसपास वाले क्षेत्र,
ये कौन कौन से जहां पे मुख्य रूप से भोजन संग्रह होता है? तो वो है पहला अमेजन बेसिन यानी अमेजन नदी का प्रवाह क्षेत्र दक्षिणी अमेरिका के अंदर, ब्राजील का वह क्षेत्र जहां मुख्य रूप से अमेजन नदी के घने जंगल पाए जाते हैं, उसमें रहने वाली जनजातियां, यहां रहने वाली जनजातियां मुख्य रूप से आज भी किस प्रकार का जीवन निर्वाह करती है? आदिम भोजन संग्रह की जो आर्थिक क्रिया है उसमें संलग्न है। उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्र जो उष्ण कटिबंध में अवस्थित है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया का मध्य भाग, इसके अंदर हिमालय पर्वतीय क्षेत्र आ जाता है, गोबी का मरुस्थल आ जाता है, मुख्य रूप से तिब्बत का क्षेत्र आ जाता है, और भारत की पूर्वी पहाड़ियां, इसमें कई जनजातियां हैं जो आज भी इसी प्रकार का जीवन यापन करती है। अगला बिंदु है आजकल भोजन संग्रह के उत्पादों का व्यापारीकरण हुआ है। मानते हैं क्योंकि धीरे धीरे लोग जो है सभ्य होते चले जा रहे हैं और भोजन संग्रह के कुछ उत्पाद है वो उन उत्पादों को लोग व्यावसायिक तौर पे खरीदने लगे हैं और वो आदिम जनजातियां हैं उनको बेच करके कुछ अपने लिए अन्य चीजें जो खरीदना शुरू कर दिया है। अब व्यापारीकरण किस रूप में हुआ है? जैसे वो छाल बेचते हैं, वृक्षों की छाल बेचते हैं और उसका उपयोग मुख्य रूप से कारखानों में किस रूप में होता है? कुनेन बनाने में, चमड़ा तैयार करने में या कारक या ढक्कन बनाने में इनका उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है। यहां से प्रश्न पूछे कि मुख्य रूप से छाल का उपयोग, वृक्षों की छाल का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो कुनेन चमड़ा तैयार करने में और कारक बनाने में। कारक एक प्रकार का ढक्कन होता है। पत्तियों का प्रयोग किस रूप में होता है? तो पेय पदार्थ जैसे कि चाय, ठीक है। इसके अलावा दवाइयां, विभिन्न प्रकार की दवाइयां बनती हैं इनसे, और कांतिवर्धक वस्तुएं बनाने में पत्तियों का उपयोग होता है, ठीक है। इसके अलावा रेशे जो मिलते हैं फसलों से, जैसे कपास का रेशा, तो इन रेशों का उपयोग क्या होता है? मुख्य रूप से कपड़ा तैयार करने में। इनसे धागा तैयार होता है और धागे से कपड़ा तैयार होता है। इसके अलावा दृढ़ फल जो बनते हैं, दृढ़ फल जो होते हैं उनका उपयोग मुख्य रूप से किस रूप में होने लगा है? तो भोजन व तेल के उपयोग है। तने का उपयोग किस रूप में होता है? तो तने से रबड़ के जो वृक्ष पाए जाते हैं मुख्य रूप से मलेशिया, सिंगापुर वाला जो क्षेत्र है, यहां रबड़ के बागान पाए जाते हैं। तो रबड़ कहां से निकलता है? तने से। यानी जो पेड़ का तना होता है, उस तने के अंदर यदि हम यहां कट लगा दें, इस भाग में इस प्रकार से कट लगा दें, तो इसमें एक प्रकार का लसा पदार्थ है, वो यदि अपन उसको स्टोर कर लें तो यह पदार्थ है वो रबड़ कहलाता है। इस प्रकार से रबड़ का वृक्ष होता है और उसी से रबड़ तैयार किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा रबड़, ब्लांटा, गोंद वृक्षों से मिलता है, राल एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ, ये सब बनाने में तने का उपयोग किया जाता है, ठीक है। किसका उपयोग किया जाता है? तने का उपयोग किया जाता है। अगला बिंदु, एक शब्द आता है चिक्कल। क्या है? हम जो च्युइंगम खाते हैं, बच्चों को आपने निगलते हुए देखता होगा, च्युइंगम को चबाते हुए देखा होगा, और च्युइंगम चबाने के बाद में अपने मुंह में एक प्रकार का प्लास्टिक जिसको कहें या रबड़ को जिसको कहें, उस प्रकार का एक चिपचिपा पदार्थ बच जाता है। उस पदार्थ को जब हम छोटे थे उस समय मुख्य रूप से उसका उपयोग क्या करते थे? शैतानी करने के लिए, यानी दूसरे बच्चों के बालों में उसको चिपका दिया तो बालों को काटना पड़ता था, न कि वो उतार पाते थे। वो पदार्थ क्या था? उसे चिक्कल कहते हैं। च्युइंगम चूसने के बाद शेष बचा भाग क्या कहलाता है? चिक्कल कहलाता है, समझ गए। और ये किससे तैयार होता है? ये जेपोटा नाम का एक वृक्ष होता है, जेपोटा वृक्ष, इसके दूध से तैयार होता है। जिस प्रकार से जेपोटा का जो रस होता है, उस रस से उसका दूध कहें उसको, तो उससे मुख्य रूप से चिक्कल तैयार होता है। तो चिक्कल क्या है? च्युइंगम को चूसने के बाद बचा शेष पदार्थ। उसके बाद में अगली प्राथमिक क्रिया है पशुचारण। कौन सी है? पशुचारण। पशुचारण एक प्रकार से कहें तो प्राथमिक क्रिया का एक प्रकार है जो कि आदिम है। इसमें मनुष्य क्या करता है? विभिन्न प्रजाति के पशु जिनकी संख्यात्मक दृष्टि से एक ही प्रजाति हो, एक ही प्रजाति के विभिन्न प्रकार के पशु रखता है, अधिक संख्या में पशु रखता है, और उनको
इस उद्देश्य से पालता है कि उसका जीवन निर्वाह हो जाए। मुख्य रूप से ये एक प्राचीन व्यवसाय है। आजकल ये व्यवसाय धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। क्यों? इसके पीछे कारण है कि ये व्यवसाय अलाभदायक सिद्ध हो रहा है। पशुओं को चराने के लिए खुले स्थान कम रह गए हैं। विभिन्न राज्यों ने अपना सीमांकन कर लिया है, विभिन्न देशों ने अपना सीमांकन है उसको सुदृढ़ कर लिया है। इसके अलावा यानी चरागाह सीमित हो गए हैं, जनसंख्या काफी बढ़ चुकी है। इसके अलावा शिक्षा व्यवस्था बढ़ने से यह जो कार्य है मुख्य रूप से अपने यहाँ पे और विश्व के अन्य देशों में भी इसको अनार्थिक क्रिया के रूप में देखा जाता है, यानी ये ज्यादा लाभदायक नहीं है। तो इसके कई कारण है। ठीक है, तो पशु चारण क्या है? तो पशुओं को पालकर जीवन निर्वाह करना भी एक प्राचीन आर्थिक क्रिया रही है, जो आखेट और भोजन संग्रह के बाद प्रारंभ हुई एक क्रिया है। क्योंकि लोग पहले जानवरों को मारते थे, खा लेते थे, उसके बाद में जंगल से कंदमूल फल इकट्ठा करते, खा लेते थे, लेकिन उसके बाद में इन पशुओं को उन्होंने देखा तो वो उनसे धीरे धीरे प्रेम करने लगे और उनको पास आने देने लगे, उनको आश्रय देने लगे। तो पशु धीरे धीरे पालतू हो गए, और पालतू हो गए तो फिर उन पशुओं का उपयोग वो उसी रूप में करने लगे, है ना। कुछ पशुओं को अपने खाद्यान्न के रूप में यूज करने लगे, और कुछ से कुछ उत्पाद है जैसे दूध है, उनकी खाल है, उनकी ऊन है, उसका उपयोग करने लगे। ठीक है, तो पशुचारण के प्रमुख दो प्रकार होते हैं। एक तो चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण क्या होता है? इसमें काफी सारे पशुओं को लेकर के जो गडरिया होते हैं, जो पशुपालक होते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जहां घास खत्म होती है उस प्रदेश को छोड़ करके नए प्रदेश में नई घास की तलाश में निकल जाते हैं। वहां यदि घास खत्म होती है फिर और आगे निकल जाते हैं। इस प्रकार से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर है विचरण करते रहते हैं। दूसरा है वाणिज्य पशुपालन। यह आधुनिक तरीका है पशुपालन का। कौन सा तरीका है? आधुनिक तरीका है। आधुनिक का मतलब यह हुआ कि आज का जो पशुपालन है वो उसको अधिक लाभदायक सिद्ध करने के लिए, इनसे अधिक लाभ कमाने के लिए इसको वाणिज्यिक जोड़ दिया है, व्यावसायिक जोड़ दिया है। यह एक प्रकार से कहें तो निर्वाह प्रकार है। यह एक प्रकार का निर्वाह पशुपालन व्यवसाय है, लेकिन वाणिज्यिक जोड़ते ही यह आधुनिक हो जाता है और अधिक लाभप्रद हो जाता है। इससे अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। अगला बिंदु है चलवासी पशुचारण। कौन सा पशुचारण? चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय है। कौन सा है? प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय है। लिखा क्या है? जीवन निर्वाह व्यवसाय, यानी ये आजीविका के लिए, अपना आजीविका निर्वाह के मुख्य रूप से ये व्यवसाय है वो किया जाता था, जिसमें पशुचारक अपना भोजन, वस्त्र, शरण, औजार और यातायात के साधन मुख्य रूप से पशु ही होते थे। उनके पास में यातायात के साधनों के रूप में क्या होता था? सिर्फ पशु, जिसके ऊपर वो अपना सामान लाद करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर है वो जाया करते थे, आदि साथ रखते थे। पालतू पशु मुख्य रूप से किस भाग में कौन से पालतू पशु है जिनको वो पाला जाता था, जिनको वो पालते थे? तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में मुख्य रूप से, जैसे अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पे गाय और बैल को पालते थे। उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका महाद्वीप है, उसमें गाय और बैल को पालते थे। एशिया महाद्वीप के मरुस्थल व सहारा अफ्रीका का जो रेगिस्तान है, इसमें भेड़ और बकरी को पाला जाता था। भेड़, बकरी और ऊंट को पालते थे। ठीक है, इसके अलावा तिब्बत और एंडेज जो पर्वतीय श्रेणी है, एंडीज पर्वत के अंदर मुख्य रूप से याक और लामा, सूरा गाय, पहाड़ी बैल जिसको कहें, तो याक व लामा, और आर्कटिक क्षेत्र जो है, उत्तरी ध्रुव के ऊपर जो आर्कटिक क्षेत्र है, यहाँ पे एस्किमो जनजाति का प्रमुख पालतू पशु रेंडियर को पाला जाता था। तो किस भाग में कौन सा पशु पालते थे? तो उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका जो है, इसमें गाय, बैल, एशिया महाद्वीप का मरुस्थल और अफ्रीका का सहारा जो रेगिस्तान है, उसमें भेड़, बकरी, ऊंट, रेगिस्तानों में भेड़, बकरी, ऊंट ही पालतू जीवन के पालतू पशु जो हो सकते हैं, क्योंकि वो मरुस्थलीय जलवायु को सहन कर लेते हैं। और तिब्बत व इंडीज जो पर्वत श्रेणी, उसमें याक और लामा पहाड़ी क्षेत्रों में, और आर्कटिक में रेंडियर को मुख्य रूप से पालतू जानवर के रूप में माना जाता था या पाला जाता था।
अब विश्व में चलवाशी पशुचारण के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से? अब जब क्षेत्र की बात आती है तो विश्व के कौन से क्षेत्र जो है वो चलवाशी पशुचारण के रूप में जाने जाते हैं? तो विश्व के 3 प्रमुख क्षेत्र है। कौन से? जो चलवाशी पशुचारक के क्षेत्र माने जाते हैं। पहला, उत्तरी अफ्रीका से अरब प्रायद्वीप होता हुआ मध्य एशिया में मंगोलिया का जो क्षेत्र है वहां तक, यानी मध्य चीन तक भी है, मंगोलिया व मध्य चीन तक। यह क्षेत्र मुख्य रूप से चलवाशी पशुचारण के लिए बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है और काफी लंबा चौड़ा क्षेत्र है। दूसरा, यूरोप और एशिया के टुंड्रा प्रदेश, टेगा के जस्ट ऊपर ध्रुवों की ओर वाले क्षेत्र टुंड्रा प्रदेश। और तीसरा है दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका और मेडागास्कर द्वीप समूह है। यह मुख्य रूप से ऐसे क्षेत्र है जहां चलवाशी पशुचारण जो है होता था। अब यदि विश्व के मानचित्र में इनको अपन देखें तो हमें मालूम चलेगा कि यह क्षेत्र कौन कौन से और कहां कहां मुख्य रूप से है। तो ये देखिए विश्व का मानचित्र, इसमें एक जो क्षेत्र मुख्य रूप से एशिया का आ गया भाई। विश्व का मानचित्र यदि अपन देखते हैं तो इनको अपन देखते हैं तो जिसमें वन सेकंड संपूर्ण विश्व लेते हैं बेटा, चिंता न करें आप, ये ले लिया। ये विश्व का मानचित्र आपके समक्ष आ चुका है। तो मुख्य रूप से इसमें कौन से ऐसे क्षेत्र है जहां पे चलवाशी पशुचारण होता है? तो इसको अपन देखते हैं तो अपन पाएंगे कि जो अफ्रीका वाला जो क्षेत्र है ना, ये अफ्रीका का सारा का रेगिस्तानी क्षेत्र, ये वाला, यहां से यदि अपन स्टार्ट करते हैं तो ये अरब का क्षेत्र है, अरब का रेगिस्तान, और फिर आगे अपन मंगोलिया और मध्य चीन तक का ये वाला क्षेत्र है। तो यहां से अपन अफ्रीका से शुरू करें तो अफ्रीका का सहारा का रेगिस्तान, अफ्रीका का उत्तरी भाग और इसके अटलांटिक तट यहां से शुरू यदि अपन कर दें तो मुख्य रूप से संपूर्ण सहारा का रेगिस्तान, उसके बाद में ये अरब प्रायद्वीप, अरब का रेगिस्तान, ठीक है, जिसमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, उसके बाद में ये मंगोलिया और ये मध्य चीन, यहां तक का जो क्षेत्र मुख्य रूप से है वो चलवाशी पशुचारण के लिए जाना जाता है। ठीक है। और दूसरा जो क्षेत्र इसमें मुख्य रूप से बताया है वो कौन सा बताया था? अफ्रीका के अंदर अपन देखते हैं अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र, अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र मुख्य रूप से यहां पर भी चलवाशी पशुचारण प्रमुख व्यवसाय है। यहां एक मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल, जहां बुशमैन जनजाति निवास करती है। उसके बाद में ये मेडागास्कर द्वीप समूह, ये मेडागास्कर द्वीप है, तो यहां पर भी मुख्य रूप से चलवाशी पशुचारण होता है। एक नाम लिखा था टुंड्रा प्रदेश। टुंड्रा प्रदेश कौन से होते हैं? तो अपन यदि 60 से 70 डिग्री अक्षांश के बीच में यदि पहुंचते हैं तो ये वाले जो क्षेत्र मुख्य रूप से पाए जाते हैं, इस भाग में शंकुधारी पेड़ जहां मिलते हैं वो तो कहलाते हैं टेगा, और टेगा से ठीक उत्तर वाला ये जो भाग है जहां छोटी छोटी वनस्पतियां और घास पाई जाती है, इस भाग को बोलते हैं टुंड्रा प्रदेश। इस टुंड्रा प्रदेश में मुख्य रूप से चलवाशी पशुचारण प्रमुख व्यवसाय है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, जब ग्रीष्म काल शुरू होता है तो ये टेगा प्रदेश से टुंड्रा की ओर पशुओं को लेकर चले जाते हैं, और जैसे शीतकाल शुरू होता है, टुंड्रा प्रदेश में हिमपात शुरू होता है, तो पुनः ये टुंड्रा से टेगा प्रदेश की ओर वापस आ जाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रमुख क्षेत्र है विश्व के जहां पे चलवाशी पशुचारण होता है। आगे देखिए, वन मिनट। काफी लास्ट में आ गया मानचित्र ना, चलो कोई बात नहीं, अभी ले लेते हैं इसको, बीच में पेज डालना था अपने को। यहां पर थे अपन चलवाशी पशुचारण में। ठीक है। तो देखिए, अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका से अरब प्रायद्वीप वाला हो ही गया,
इसकी चर्चा अपन ने कर ली। मध्य एशिया और मंगोलिया तक का क्षेत्र है। इसके अलावा यूरोप का, एशिया का टुंड्रा प्रदेश है, और इसके अलावा दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका और मेडागास्कर द्वीप समूह आ गया। तो ये थे जलवासी पशु चारण के प्रमुख क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद में अगला बिंदु है, यहां एक प्रश्न बनता है कि ऋतु प्रवास किसे कहते हैं। जहां जलवासी पशु चारण है वहां ऋतु प्रवास भी होता है। अब ऋतु प्रवास होता क्या है, किसे कहते हैं ऋतु प्रवास? तो ऋतु प्रवास का मतलब होता है, ये जो जलवासी पशु चारक होते हैं मुख्य रूप से कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे, जैसे कि टुंड्रा और टेगा प्रदेश। टुंड्रा जो प्रदेश होता है उसमें हिमपात प्रॉपर होता रहता है, और जिस थोड़ा सा छोटा सा ग्रीष्म काल आता है, 2 से 3 महीने का ग्रीष्म काल वहां देखने को मिलता है। जब ग्रीष्म काल आता है तो वहां के जो पशु चारक है वो टेगा प्रदेश से टुंड्रा में चले जाते हैं, और वहां की घास जो है वो पशुओं के लिए बड़ी लाभप्रद साबित होती है, और वहां पशु चराई करते हैं। और जैसे ही पुनः शीतकाल प्रारंभ होता है तो वो अपने पशुओं को लेकर के वापस टेगा प्रदेश की ओर आ जाते हैं। ठीक ऐसे ही भारत के अपने हिमालय क्षेत्र की अपन चर्चा करें तो भारत के हिमालय प्रदेश के अंदर अपना जो अपना J&K जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, और उत्तराखंड का जो क्षेत्र है, यहाँ पे कुछ जनजातियां ऋतु प्रवास करती है, यथा जैसे कि गुज्जर, बकरवाल, भोटिया और गद्दी समुदाय। तो गद्दी समुदाय हिमाचल प्रदेश का है, भोटिया समुदाय उत्तराखंड का है, और गुज्जर बकरवाल जम्मू कश्मीर की चरवाहा समुदाय है। तो ये लोग जैसे ही शीतकाल अपने यहाँ शुरू होता है तो हिमालय प्रदेश से जैसे ही उच्च पहाड़ी शिखर जब पर होते हैं, शीतकाल प्रारंभ होते ही घाटियों में चले आते हैं, और जैसे ही ग्रीष्मकाल पुनः शुरू होता है तो अपने पशुओं को लेकर के वापिस पर्वतों के उच्च शिखरों पर चले जाते हैं। वहां उस समय नई घास ग्रोथ कर जाती है और नए मैदान खिल जाते हैं। उन घास के मैदानों को बुग्याल कहा जाता है। तो इस प्रकार से इन चरवाहा समुदायों का ग्रीष्मकाल शुरू होते उच्च पहाड़ों पर जाना और शीतकाल शुरू होते पुनः घाटियों में आ जाना ऋतु प्रवास कहलाता है। तो ये प्रश्न आता है, कई बार पूछते हैं, तो इसका उत्तर अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं? तो पशु चारकों का अपने पशुओं को लेकर गर्मियों में पर्वतीय भागों में तथा सर्दियों में मैदानी भागों में आ जाना, या फिर टुंड्रा प्रदेश से टेगा और टेगा से टुंड्रा में आ जाना। हिमालय क्षेत्र में गुज्जर, बकरवाल, गद्दी और भोटिया समुदाय है जो मुख्य रूप से ऋतु प्रवास करते हैं। गुज्जर बकरवाल J&K के प्रमुख समुदाय है। गद्दी समुदाय हिमाचल प्रदेश का है जो चरवाहा समुदाय है, और भोटिया समुदाय उत्तराखंड का है। ये मुख्य रूप से क्या करते हैं? ऋतु प्रवास करते हैं। ठीक है, अगला बिंदु, अगला प्रश्न बनता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से, ये क्वेश्चन इस प्रकार से तय होता है कि चलवासी पशुचारकों की संख्या निरंतर घट रही है। तो क्यों घट रही है? इसके पीछे कारक कौन कौन से उत्तरदायी है? तो प्रमुख कारक इसके लिए उत्तरदायी है राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण। विभिन्न राज्यों ने अपनी निश्चित सीमाएं तय कर ली है। अब निश्चित सीमांकन तय होने के बाद में मुख्य रूप से एक राज्य के पशु चारक यदि दूसरे स्टेट में जाते हैं तो उनके ऊपर कई स्टेट टैक्स लगाते हैं, या फिर प्रतिबंधित है कि वो पशुओं को लेकर के दूसरे स्टेट में जाए। तो ये बड़ी समस्याएं है। दूसरा, कई देशों द्वारा नई बस्तियों की योजना बना दी गई है। और तीसरा कारण हो सकता है कि जो चारागाह है वो सीमित हो गया है। पहले खुले चारागाह खूब होते थे, आजकल चारागाह सीमित हो गए हैं क्योंकि औद्योगिक विकास हो गया और जनसंख्या का अधिक वृद्धि होने के कारण नगरों का विकास हो गया, आबादी ज्यादा बढ़ गई है, इस वजह से चारागाह सीमित हो गया है। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि जो पशुपालक या पशुपालन है, पशुपालन अलाभकारी सिद्ध हो रहा है। यानी आजकल जो वर्तमान जो आर्थिक क्रियाएं हैं उन क्रियाओं के समक्ष जो पशुपालन है वो अलाभकारी सिद्ध हो रहा है। तो कई ऐसे केजेज है जिसके कारण पशु चारकों की संख्या घट रही है। कक्षा 12 में अपने ये 2 ही कारक दिए गए हैं, है ना। मुख्य रूप से 2 कारक यहां दे रखे हैं अपनी 12वीं की बुक के अंदर। अगला बिंदु है वाणिज्य पशुधन पालन। अब देखो, ये व्यापारिक उद्देश्य से पशु पाले जाएंगे, व्यापारिक उद्देश्य के लिए पशु यहां पाले जाएंगे।
तो व्यापारिक उद्देश्य के लिए कौन कौन से पशु मुख्य रूप से पाले जाते हैं और इनका उद्देश्य क्या है? उदर पूर्ति या जीवन निर्वाह न होकर के व्यापार करना है। देखिए, जब पशुओं को व्यापारिक उद्देश्य के लिए पाला निश्चित फार्म हाउस में वैज्ञानिक विधि से पाला जाता है तो उसको वाणिज्य पशुधन पालन कहा जाता है। अब देखिए इसमें क्या विशिष्ट क्या है? इसमें विशिष्ट है कि निश्चित फार्म हाउस होते हैं, इसके लिए निश्चित फार्म बना दिए जाते हैं, चरागाह निश्चित हो जाते हैं और वैज्ञानिक विधि, इसका मतलब समय समय पर इन पशुओं की जांच होती है, वैज्ञानिक तरीके से इनका पौष्टिक आहार दिया जाता है, इनमें प्रजनन सुधार के लिए, नस्ल सुधार के लिए समय समय पर वैज्ञानिक प्रयोग किए जाते हैं और इनका उद्देश्य अधिक पैसा कमाना होता है, वाणिज्यिक होता है, व्यापार करना होता है। तो इस तरह का पशुपालन है वो वाणिज्यिक पशुपालन कहलाता है। ठीक है, अब यह मुख्य रूप से किसी से प्रभावित है? तो यह पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है। पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित, इसका मतलब ये यूरोपीय व्यवसाय से प्रभावित है। इसमें एक प्रकार के पशुओं को अधिक संख्या में पाला जाता है, एक ही प्रकार के पशुओं को अधिक संख्या में पाला जाता है। किसमें? वाणिज्य पशुधन पालन के अंदर है। विश्व के प्रमुख वाणिज्य पशुधन पालन क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो विश्व के प्रमुख क्षेत्र की जब चर्चा अपन करते हैं तो यहां पे अपन देखते हैं न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, उरुग्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये प्रमुख क्षेत्र है जहां पे वाणिज्य पशुधन पालन किया जाता है। यहां अपन देखते हैं कि ये क्षेत्र प्रमुख रूप से कौन कौन से हैं और विश्व में कहां कहां है। तो विश्व के मानचित्र में ये प्रमुख क्षेत्र अपन देख लें ताकि हमें याद हो जाए कि यह क्षेत्र कहां का मुख्य रूप से है। देखिए कौन कौन से क्षेत्र अपने यहां आए थे मुख्य रूप से। तो ये क्षेत्र आए थे अपने एक शब्द आया था मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया। तो यहां पे ऑस्ट्रेलिया, अरे रुक रे यार, कहां भाग रहा है भाई। देखिए तो यहां कौन कौन से क्षेत्र मुख्य रूप से थे अपना, ये भी लास्ट में आया क्या? वन मिनट भाई। तो प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से है? तो यहां अपन देखते हैं कि विश्व के कौन से क्षेत्र है जहां पे वाणिज्य पशुधन पालन होता है। तो इसमें प्रमुख पशुओं को अपन चिन्हित करते हैं। देखिए यहां सबसे पहला क्षेत्र मुख्य रूप से है न्यूजीलैंड का। तो आपको ये ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में ये द्वीप नजर आ रहा है, ये न्यूजीलैंड, यहां मुख्य रूप से वाणिज्य पशुधन पालन होता है। दूसरा क्षेत्र आता है इसके पास में अपना ऑस्ट्रेलिया। तो यह महाद्वीप भी वाणिज्य पशुधन पालन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके बाद में अगला आता है अर्जेंटीना। तो यहाँ चले अपन, ये दक्षिण अमेरिका का प्रदेश अर्जेंटीना, तो यहाँ पर भी मुख्य रूप से वाणिज्य पशुधन पालन होता है। इसके पास में उरुग्वे, ये उरुग्वे का क्षेत्र है जो दक्षिण अमेरिका का प्रमुख देश है, यहाँ पर भी वाणिज्य पशुधन पालन है मुख्य रूप से किया जाता है। इसके अलावा अपने अफ्रीका का जो क्षेत्र है, दक्षिणी अफ्रीका का यह क्षेत्र, अफ्रीका महाद्वीप का, यहाँ पर भी वाणिज्य पशुधन पालन होता है। और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, इस भाग में ये जो इसका पहाड़ी क्षेत्र है, मुख्य रूप से यह वाला जो क्षेत्र मेक्सिको से लेकर के अपन पश्चिमी तट तक जाते हैं, तो यहाँ पर भी वाणिज्य पशुधन पालन होता है। तो विश्व की ये प्रमुख क्षेत्र है जहाँ वाणिज्य पशुधन पालन किया जाता है। उसके बाद में पुनः चलते हैं अपने बिंदु पे। एक मिनट भाई, एक मिनट। हो गए प्रमुख वाणिज्य पशुधन पालन के प्रमुख क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद में अगला बिंदु है, अगला बिंदु है कृषि। अब अगला प्राथमिक क्रियाकलाप कौन सा है? कृषि। तो कृषि की चर्चा अपन विस्तार से अगले क्लास में करेंगे। तब तक लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे अगली क्लास में जिसमें अपन विस्तार से कृषि की चर्चा करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ में कि आप मेहनत इतनी करें, वो कहते हैं ना कि बारिश की बूंदें चाहे छोटी हो लेकिन यदि वो लगातार बरसती है
तो धरती को नम कर देती है। तो आपकी मेहनत यदि थोड़ी थोड़ी हो, लेकिन यदि वो प्रॉपर बनी रहेगी तो आपको शिक्षा से नम कर देगी, यानी आप में शिक्षा जो है वो काफ़ी अच्छी आ जाएगी। इसीलिए लगातार मेहनत करते रहें। तो फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।